ओके तो ये वीडियो है सेकंड पार्ट प्रिज्म का, जिसमें हम लोग डिविएशन के कॉन्सेप्ट्स को और खगालेंगे, देखेंगे और डिटेल में जाके कि डिविएशन कब चेंज होता है। मतलब कोई लाइट अगर प्रिज्म में पास हो रही है तो वो कितना डिविएट हो जाती है और किस किस फैक्टर की वजह से वो चेंज हो सकती है। यहाँ पे ये सीखने वाले हम लोग और काफ़ी डिटेल में जाएंगे इस चीज़ में। तो 10th वाला अगर कोई बैठा हुआ है तो प्लीज़ अगर आपको जानना है तभी बैठे, अदरवाइज बोरिंग हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 12th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th वालों को सिलेबस में है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डिविएशन जो होता है वो डिपेंड करता है आई प्लस आई डैश माइनस ए, मतलब ये फॉर्मूला था उसका डिविएशन निकालने का। दिस इज नॉट मिनिमम डिविएशन, दिस इज डिविएशन। ठीक है, तो आई प्लस आई डैश माइनस ए। ओके, अगर यहीं से हमें मिनिमम डिविएशन निकालना हो, मैंने तुम्हें क्या बोला था, अगर मान लो मिनिमम डिविएशन कितना हो सकता है उस प्रिज्म में, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, इसी कंडीशन होती है मिनिमम डिविएशन की, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मिनिमम डिविएशन में क्या होता है कि आई और आई डैश बराबर हो जाता है, R1 और R2 क्या हो जाता था, बराबर हो जाता था, है ना। तो आई और आई डैश अगर बराबर हो जाएंगे तो मिनिमम डिविएशन का देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा। आई और आई डैश जब बराबर हो जाएंगे, 2i लिख लेते हैं, 2i माइनस ऑफ ए। तो मिनिमम डिविएशन का फॉर्मूला मेरे पास ये आ चुका है। ठीक है, मिनिमम डिविएशन का फॉर्मूला ये आता है। तो कभी अगर क्वेश्चन में अगर ये बोलता है कि भाई मिनिमम डिविएशन हुआ है यहाँ पे, तो उस दौरान आप ये केस लगाओगे। आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि आई और आई डैश बराबर हो चुके हैं, R1 R2 बराबर हो चुके हैं और फॉर्मूला ये लगाया जा सकता है। इससे हम उसको एनालाइज कर सकते हैं उस प्रिज्म को। तो ये जानने की कोशिश करेंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आई और आई डैश बराबर हो जाते हैं इस केस में, ऐसा क्या है। तो वो सारी चीज़ें हम आज समझेंगे। ठीक है, तो चलिए ओके। तो अब देखते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे जो प्रिज्म का जो डिविएशन है वो डिपेंड करता है। मतलब प्रिज्म में लाइट गई, जो डिविएशन हुआ वो कब चेंज हो सकता है। ठीक है, तो पहला फैक्टर मैंने लिखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करोगे तो बेटा डिविएशन भी चेंज हो जाएगा, देखेंगे इसको। ठीक है, दूसरा एंगल ऑफ प्रिज्म, अगर आपने एंगल ऑफ प्रिज्म चेंज कर दिया, एंगल छोटा बड़ा जो भी कर दिया भाई, उससे भी चेंज हो सकता है। तीसरा लिखा है मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। अगर आपने यार ग्लास का है प्रिज्म या फिर कोई ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम जो ग्लास नहीं है, तो उस दौरान भी प्रिज्म का जो प्रिज्म का जो डिविएशन है वो चेंज हो सकता है। तीसरा है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। आपने कौन सी लाइट उसमें पास कराई, भाई लाल कराई है, येलो कराई है, ग्रीन कराई है, तो तब भी क्या होता है, डिविएशन जो है वो चेंज हो जाता है, मतलब डिविएशन में फ़र्क आ जाएगा। तो पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। देखो एक फॉर्मूला हमारे पास अभी हमने पढ़ा था, डेल्टा इज इक्वल टू क्या, आई प्लस आई डैश माइनस ऑफ ए। यहाँ तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि चलो ये तो तुम्हारे सबसे पहले बच्चा ना इन चीज़ों को देखने की कोशिश करता है। तो ये जो डेल्टा है वो देखो दिख रहा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इमर्जेंस पे। ठीक है, अब यहाँ पे उसको समझ नहीं आ रहा मैंने एंगल ऑफ इमर्जेंस क्यों नहीं लिखा। ठीक है, और ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। ये यहाँ पे वो खुश हो गया कि हाँ एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रहा है, पर ये कहाँ गया। ठीक है, और दूसरा ये तो कहीं है ही नहीं बोला कि इस फॉर्मूले के हिसाब से तो ये बैठ ही नहीं रहा कि मटेरियल ऑफ प्रिज्म कहाँ और ये वेवलेंथ, तो कहीं रिलेशन ही नहीं आ रहा। तो यहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। तो पहले मैं आपको एक समझाता हूँ ये दो चीज़ों के बारे में, ये कब चेंज, ये कब, इनकी वजह से कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो मटेरियल ऑफ द प्रिज्म और वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये दोनों ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का केस है। मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मटेरियल का चेंज हो जाएगा, वो प्रिज्म जो है उस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, वो अगर चेंज हो गया तो भाई साहब ये दोनों में फर्क आ जाएगा। तुम्हें पता है यार, मीडियम मतलब मटेरियली चेंज कर दे तो ऑब्वियस सी बात, तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसकी वजह से डिविएशन चेंज हो जाता है। वो रिलेशन आता है अभी मैंने वो रिलेशन निकाला ही नहीं, आज इस वीडियो में वही निकालने की कोशिश करें, वो भी सीखेंगे आज हम। दूसरा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ सिखाऊंगा मैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड उसकी वजह से भी चेंज हो जाता है, ये आपस में रिलेशन में आएंगे। तो ये अगर चेंज होगा उसकी वजह से इसमें चेंज आता है, और जब ये चेंज होता है तो इसकी वजह से डिविएशन में चेंज आता है। फिर से लाइट की अगर वेवलेंथ चेंज हो जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है मीडियम का। ठीक है, वो जो मीडियम वो है मटेरियल, हर लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, ये ध्यान रखना। तो और क्या नाम है, उसकी वजह से क्या होता है, डिविएशन चेंज होता है। तो अभी एक रिलेशन आएगा तुम्हारे पास इन तीनों से रिलेटेड। ठीक है, वो मतलब इससे रिलेटेड, जो देखो म्यू से रिलेटेड आएगा डिविएशन का रिलेशन, और वो लैम्डा पर डिपेंड करेगा। तो वो सब दिखाऊंगा तुम्हें। तो ये दो समझ में आ गए कि इनसे कब चेंज होगा, जब म्यू में चेंज आएगा। ठीक है, अब इनके बारे में देखो, इसमें तो पता चल रहा है, चलो एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा होगा आई डैश कैसे हो गया। तो इसको समझते हैं आगे। तो बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की।
ओके तो अब हम देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वजह से कैसे डिविएशन में चेंज आता है। तो उसके पीछे का जो रहस्य है ना भाई इस ग्राफ में छुपा हुआ है, इसको समझना पड़ेगा आपको, और इससे काफ़ी क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो समझते हैं। आईसीएससी के 10th क्लास में भी ये समझाया गया, 12th क्लास में चाहे सीबीएसई हो चाहे आईसीएससी दोनों में है। देखो ये कुछ इस तरह का। अब इसमें क्या देखने को मिला, पहले इसको ऑब्जर्व करो कि इन्होंने क्या करा, प्रिज्म में लाइट पास कराई, ठीक है, प्रिज्म में लाइट पास कराई, मोनोक्रोमेटिक लाइट, और उससे क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, लाइट डिविएट कर गई। तो ये जो है देखो, ये लाइट ऐसे जानी थी, लेकिन इस प्रिज्म में क्या कर दिया, उसको डिविएट करके बाहर भेज दिया, तो एंगल ऑफ डिविएशन ये रहा। इसने क्या बोला है यहाँ पे, इस ग्राफ को समझो, एनालाइज करा है उन्होंने, और तब जाके ये आपके पास ऑब्जर्वेशन दी है। तो उन्होंने क्या करा, अगर देखो आई की वैल्यू जब बढ़ रही है, आई की वैल्यू जब बढ़ा रहा था, मतलब ये एंगल ऑफ, ऐसे एंगल बढ़ाए जा रहे थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाए जा रहे थे, तो वो क्या बोल रहा है ये ग्राफ कि देखो उसकी वैल्यू जैसे जैसे आई की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो, आई की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हो, तो एंगल ऑफ डिविएशन देखो घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। एक टाइम पे एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आया जिसके लिए मिनिमम वैल्यू आ गई, डेल्टा मिनिमम, वही है डेल्टा मिनिमम। और तब उस मिनिमम के बाद क्या हो, अगर आप आई की वैल्यू बढ़ाओगे तो वो बढ़ने लग गया, कौन, डिविएशन बढ़ने लग गया। फिर से कॉन्सेप्ट से देखो डेल्टा, मैंने बोला पहले डेल्टा डिक्रीज करा, देखो डेल्टा डिक्रीज करा जब आप क्या कर रहे थे, आई बढ़ा रहे थे, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे थे, मतलब ऐसे बढ़ा रहे होंगे, ऐसे बढ़ा रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिविएशन कम हो रहा है, ऐसे डिविएशन कम हो रहा है, ऐसे देख रहे हो, ऐसे ऐसे बढ़ रहा था, ये डिविएशन कम हो रहा था। अब एक ऐसा मिनिमम डिविएशन आएगा, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा जिसके लिए मिनिमम डिविएशन आएगा, और उसके बाद क्या होगा, अब आप इसकी वैल्यू बढ़ाओगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ाओगे, तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, डिविएशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है ग्राफ, ठीक है। तो आई होप समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। पहले तो डिक्रीज करेगा आई के बढ़ाने पे, और उसके बाद अचानक से जब मिनिमम कंडीशन आ जाएगी, जब मिनिमम डिविएशन आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, डेल्टा बढ़ने लग जाएगा आई के बढ़ाने पे, ऐसा इस ग्राफ में देखा गया है। दूसरा चीज़ एनालाइज करते हैं ज़रा, ठीक है, दूसरा चीज़ एनालाइज करते हैं, समझ गए होंगे आई होप सो। आपने आई को बढ़ाया, ये कम हुआ डिविएशन, और मिनिमम डिविएशन, एक ऐसी एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें मिनिमम डिविएशन हो जाएगा, ऐसे मिनिमम डिविएशन हो जाएगा, और उसके बाद फिर बढ़ाओगे तुम तो ये बढ़ जाएगा, ऐसा बोला गया है इस ग्राफ में, ठीक है। अब जरा एक चीज़ और देखें और एनालाइज करते हैं भाई। अगर आप यहाँ पे ना एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, देख लो ये है, मान लो डेल्टा की वैल्यू, कोई डेल्टा की वैल्यू है मान लो, तो यहाँ पे डेल्टा 1 डेल्टा 2 कुछ भी लिख लो, डेल्टा 1 लिख लेता है, तो यहाँ पे देख रहे हो, ये देख, अगर मैं स्ट्रेट लाइन पास कराऊँ तो ये कांस्टेंट है, डेल्टा कांस्टेंट है, लेकिन इसके लिए आई की वैल्यू 2 आ रही है। अब ये क्या बदला है भाई, यहाँ से आई की वैल्यू 2 आ रही है, एक आ रही है कुछ आई, और एक ले लेते हैं, चल I1 लिख लो और एक ले लो I2, ये क्या है, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये समझ नहीं आया, यहाँ तो एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दो कहाँ से आ गई भाई साहब। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आप ले रहे हो तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ऐसा क्यों, फिर से सुनो, अगर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो दूसरा एंगल ऑफ इमर्जेंस है, मतलब अगर मैं यहाँ के हिसाब से बताऊँ ना, तो एक आई है, दूसरा क्या है, आई डैश है। फिर से सुनो ऐसा क्यों हुआ, देखो भाई, डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या, आई प्लस आई डैश माइनस ऑफ ए, कम ऑन यार, कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करो। देखो अगर मैं डेल्टा को कांस्टेंट कर दूं, मतलब डेल्टा 1 कर दूं, फिक्स्ड कर दी ना मैंने, एक ही तो कांस्टेंट वैल्यू है, देखो वाई आपको आई थिंक ग्राफ पढ़ना आता हो तो ये कांस्टेंट कर दी मैंने, ये डेल्टा 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होने के लिए देखो एंगल ऑफ प्रिज्म तो मैंने चेंज करा ही नहीं कहीं, मैं तो इनके इसका रिलेशन देख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, जब आप आई की वैल्यू बढ़ाते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हो, तो देख रहे हो एक एंगल तो छोटा है और दूसरा एंगल बहुत बड़ा है, आई डैश, तो आप ऐसा बोल सकते हो अगर ये कांस्टेंट है और ये भी इसको कांस्टेंट करना है, तो यार इन दोनों में इंटरचेंजेस होंगे, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू अगर छोटी है तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी ताकि ये क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, कम ऑन। एक की वैल्यू अगर छोटी है तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी, बड़ी, ताकि ये क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो इसको कांस्टेंट करने के लिए आई, अगर मान लो ये छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अगर ये कम हो रहा है तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है, और तब जाके इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, अगर ये कांस्टेंट है, ध्यान से सुनना। अब ऐसा क्या बोल रहा है, मैं इसको भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे क्यों ले रहे हैं कि ये तो था ग्राफ डेल्टा और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में, इसका फिजिकल मीनिंग बताता हूँ मैं आपको, इससे तो तब भी समझ नहीं आ रहा होगा, ये तो मैथमेटिक के वे में तुमको समझा दिया। अब देखो अगर आप ना यहाँ से उल्टा ट्रेस कराओगे लाइट को, अगर आप यहाँ से उल्टा ट्रेस कराओगे लाइट को, तो यही पाथ लेके वो जाएगा अगर इसे कांस्टेंट करना है। मान लो अगर ये क्या है, डेल्टा 1 है, कम ऑन क्या, डेल्टा 1 में लिख लिया, तो आई डैश
अगर आई डैश के एंगल पे भेजोगे, जो ये वाला एंगल होगा, इस एंगल पे अगर आप भेजोगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस माना जाएगा और वो क्या माना जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस। कम ऑन क्या, लेकिन सेम पाथ ट्रैवल करेगी उस टाइम लाइट। ये बोलना चाह रहा है वो कि आई और आई डैश इंटरचेंज हो सकते हैं ताकि इसकी वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। तो अगर उल्टा कर दूं मैं, लाइट यहां से पास कराऊं आई डैश से और वहां से वो निकल जाए, तो वो एंगल ऑफ इमर्जेंस बन जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाएगा, ताकि डेल्टा वन की वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट, डेल्टा वन कांस्टेंट रहे। तो आई डैश भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर आप चेंज कर दो उसे, सेम पाथ रिट्रेस हो जाता है। ये उसका फिजिकल मीनिंग है। आई थिंक, आई होप समझ में आया हो क्यों इसको आई डैश एंगल ऑफ इमर्जेंस को यहाँ क्यों लिया गया, क्योंकि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम भी कर सकता है, इसलिए दो वैल्यू आ रही है। तो अगर आपके समझ में अगर नहीं आया तो ऐसा समझो, देखो ये है, अब फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ डेल्टा, कांस्टेंट वैल्यू डेल्टा के लिए एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एक एंगल ऑफ इमर्जेंस है। ये ध्यान रखना, अगर ये इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। अब देखो, ये देखो इन दोनों की वैल्यू देखो जरा, यहाँ पे क्या हो रही है, ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, देखो ध्यान से, जिसमें मिनिमम डिविएशन आ रहा है। कम ऑन, क्या आ रहा है, मिनिमम डिविएशन। और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा सिर्फ एक वैल्यू आ रही है आई की। इसका मतलब है आई जो है आई डैश, देखो ऐसे मिलाओ जरा, तो आई और आई डैश क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है उस केस में। किस केस में, जब मिनिमम डिविएशन हो रहा है। देखो मैं यही तो बता रहा हूँ, सबसे मिनिमम डिविएशन के केस में क्या होता है, आई और आई डैश क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और मैथमेटिकली फिर अंदर वाले भी बराबर हो जाते हैं, R1 R2। आई थिंक समझ में आया हो, ठीक है। तो मैंने ग्राफ पढ़ना सिखाया और ये सिखाया कि कैसे डेल्टा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है और प्रिज्म पे डिपेंड करता है। प्रिज्म अभी देखेंगे, और तो ये रिलेशन था एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह के साथ और डिविएशन का। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कोई रिलेशन बनाया जा सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डिविएशन के बीच में। अभी ध्यान रखिए, अभी पूरा वहीं पे चल रहा है, अभी मैं दूसरे फैक्टर की तरफ नहीं गया हूँ, ठीक है। तो अभी देखो इस चीज़ में, अभी मैंने बोला एक रिलेशन बनाने की कोशिश करूंगा मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए और मिनिमम डिविएशन में क्या कोई रिलेशन आ सकता है। देखो जाना लाइट को ऐसा था, ठीक है, इस प्रिज्म ने उसको डिविएट कर दिया। और देखो मैं बोल रहा हूँ अगर ये मिनिमम डिविएशन इसने करा है, कमॉन क्या, अगर ये मिनिमम डिविएशन का केस है तो यहाँ पे क्या बनेगा, मिनिमम डिविएशन और मिनिमम डिविएशन में दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर। तो जरा रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो डेल्टा मिनिमम के केस में अब हमने फॉर्मूला क्या करा था, आई मतलब 2i प्लस सॉरी माइनस ऑफ ए, है ना, 2i माइनस ऑफ ए। तो यहां से क्या हो सकता है, आई की वैल्यू निकालते तो क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, आई डिवाइडेड बाई 2, ऐसा। ये आई की वैल्यू आई। तो यार एक काम करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए पहले मैं आपको समझा दूं मैं क्या कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं, मैंने ऐसा क्यों निकाला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मुझे इस मीडियम का, इस मटेरियल का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जा सकता है, स्नेल्स लॉ याद है, स्नेल्स लॉ आई होप आपको याद हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का निकालना है, किसका निकालना है, इस प्रिज्म का विद रिस्पेक्ट टू एयर, जो कि ग्लास मान रहा हूं मैं अभी। तो ये ग्लास है विद रिस्पेक्ट टू एयर, आप ऐसे बोल सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहा हूं बस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, इस प्रिज्म का विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इस सरफेस पे लगा रहा हूं मैं, इस सरफेस में। स्नेल्स लॉ हमेशा बाउंड्री पे लगाई जाएगी, तो ये रही बाउंड्री जो सेपरेट करिए मीडियम्स को, तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं। तो ये क्या हो जाता था, R1 हो जाता था, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन R1। तो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ जाएगा, है ना। ये निकालना है मुझे, R1 वगैरह चाहिए मुझे। तो अब पहले एक काम करते हैं, और मेरे को मिनिमम डिविएशन के केस से निकालना है। मिनिमम डिविएशन के केस में मैं कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल पाऊंगा, ये मेरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए मैंने देखो आई की वैल्यू निकाल दी, यहाँ से आई की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा मैं, ठीक है। अब आर भी चाहिए, R1। अब तुम्हें पता है मिनिमम डिविएशन में एक और चीज़ बोलती है मैंने, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, मतलब बराबर हो जाते हैं, ठीक है। R1 और R2 क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ से भी निकाल लो आप, क्या बोलते हैं, एक और रिलेशन पड़ा था, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है जब डेरिवेशन करी थी पिछले वाले में, आपको याद हो। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2R, क्योंकि दोनों को बराबर ले ले तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, A/2। मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, देखो I को मैं मिनिमम डिविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म के टर्म्स में निकाल रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने वही करा, प्रिज्म के एंगल ऑफ प्रिज्म के टर्म्स में निकाला। तो रख दो वैल्यू, रख दो R1 क्या हो जाएगा, R, क्योंकि मैंने R1 R2 बराबर है और R के बराबर रख दिया। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, साइन आई की वैल्यू क्या है, डेल्टा मिनिमम प्लस ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2 साइन आर क्या हो गया, A/2। भाई ध्यान रखना, अगर कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो इस प्रिज्म का
और मिनिमम डिविएशन का केस बोला है तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फॉर्म में से निकाल सकते हैं, साइन डिविएशन मिनिमम डिविएशन प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। कमान फिर से साइन मिनिमम डिविएशन ए बाई प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब निकाला जाएगा। अभी देखो मिनिमम कंडीशन की देखिए हमने डिविएशन की, और उसमें ऐसे कॉन्सेप्ट लगाए जाएंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज़ करना है आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर मिनिमम डिविएशन हुआ है तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि R1 इक्वल टू R2 होता है और I डैश बराबर होते हैं, ये फॉर्मूला होता है मिनिमम का। फिर अगर बोल दे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल मिनिमम डिविएशन केस में, तो ये लगा ले, हो जाएगा। बस तुझे एंगल ऑफ प्रिज्म पता होना चाहिए और मिनिमम डिविएशन पता होना चाहिए, निकल जाएगा। आई होप समझ में आए। नेक्स्ट चलते हैं। ओके तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है तो मैं थोड़ा सा कंक्लूजन आपको दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट में उसको और डिटेल में खगा लेंगे। तो देखो हमने क्या क्या सीखा, जो जिन जिन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता था, कैसे कंक्लूजन समझो हमने क्या सीखा है। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कौन, डिविएशन। पहला डिपेंड करता है किस पे, एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब ए पे। दूसरा डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। इसका रिलेशन तो मैंने तुम्हें दिखा दिया, डेल्टा इज इक्वल टू क्या आई प्लस आई डैश माइनस ऑफ ए। और इसको मैंने बताया था कैसे ग्राफ से, आप ऐसे ग्राफ से समझ सकते हो डेल्टा और आई के बीच में रिलेशन की कैसे। अगर आई के बढ़ाने पर पहले डेल्टा घटता है, फिर मिनिमम के बाद जब आई की वैल्यू, जब एक ऐसी आई की वैल्यू आती है जहाँ पे मिनिमम डिविएशन होता है, उसके बाद आई बढ़ाने पे डिविएशन बढ़ जाता है ना, ये देखा था हमने, ठीक है। फिर तीसरा जो फैक्टर था कि मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, और तीसरा एक और बताया था वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये तो भाई ये कॉन्सेप्ट आते हैं किसमें, म्यू पे। इसको सीखना पड़ेगा क्या डेल्टा म्यू के साथ रिलेटेड है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन है मैं थर्ड वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी हो जाएगी, वरना ये वीडियो 10-15 मिनट की काफ़ी होती है, वरना बच्चे बोर हो जाते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर मारें और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले।